तो आज से हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, सोशियोलॉजी एज साइंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या होता है, तभी तो हम समझेंगे कि सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं। ये हम बाद में जाएंगे, पहले ये समझते हैं कि साइंस ही क्या होता है। अगर हमें साइंस नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे कि सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो एड्रेस करते हैं वो है व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो किस पे बेस्ड है, एम्पेरिकल डाटा पे। ठीक है, कोई भी फिनोमेना जो हम स्टडी करते हैं उसको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से। ठीक है, तो वो साइंस डिसिप्लिन के अंदर आएगा, साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर आएगा। अब कोई भी डिसिप्लिन साइंटिफिक कब होता है, जब हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं उस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब फिर वही चीज़ साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो बेसिकली जो भी हम स्टडी करते हैं साइंस के अंदर उसको हम वेरीफाई करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हम ऐसी तो एक्सेप्ट नहीं कर लेते, कुछ फैक्ट बेस होना चाहिए, कुछ वो होना चाहिए ना कि जिस पे हम यकीन कर सकें। तो उसके लिए हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करता है कि कोई भी चीज़ हम स्टडी करते हैं तो उससे सबसे पहले साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हम उस एक्सपेरिमेंटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन के साथ हम कुछ डाटा निकालते हैं, फिर उस डाटा को प्रोसेस करते हैं। फिर उस डाटा जो भी हमने प्रोसेस कर दिया, जो एक्चुअल डाटा हम पे आया है, फिर उसको जनरलाइज करेंगे उस डाटा को। ठीक है, आफ्टर जनरलाइजेशन फिर वेरिफिकेशन होती है कि जो भी जनरलाइजेशन हुई है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन कोई भी चीज़ आई जो भी वो कह रहा हो फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक प्रोसेस से निकला हुआ है। इसी को हम साइंटिफिक मेथड करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, फिर डाटा प्रोसेसिंग, फॉलोड बाय जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन। देखो, ये था हमारा साइंटिफिक मेथड। और बेसिकली साइंटिफिक मेथड से जो भी लॉज बन के आते हैं वो जनरली रिगार्ड किए जाते हैं एज यूनिवर्सल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो मतलब जो भी लॉ हुआ है, जैसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो दी है वो सिर्फ अमेरिका के लिए अलग और इंडिया के लिए अलग थोड़ी ना है। वो मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए सेम होगा ना, कि भैया जो सन है वो सेंटर में और बाकी प्लैनेट उसके चक्कर लगाते हैं। ये तो ट्रू है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ये तो चेंज नहीं हो सकता ना भाई कि तुम्हारे लिए अलग मेरे लिए अलग। तो ये साइंस जो देता है ना वो यूनिवर्सल चीज़ें देता है जो कि हर जगह ट्रू होगी, हर जगह वैलिड होगी। ठीक है, और जो बॉडी ऑफ नॉलेज साइंटिफिक कब रिगार्ड की जाती है, जब रिसर्चर कौन सा मेथड एम्प्लॉय करे, साइंटिफिक तो करे बट वो साइंटिफिक मेथड कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली वैल्यू प्रेफरेंसेस और प्रिजुडाइजेस जो है ना रिसर्चर की, वो अफेक्ट ना करे जो भी आउटकम हो रिसर्च का। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो रिसर्चर है वो भी तो सोसाइटी में बड़ा हुआ है, तो सोसाइटी की वैल्यूज़ भी उसके अंदर होंगी, कुछ वो भी फेवर करता होगा किसी चीज़ों को। ठीक है, तो वो बायस ना हो जाए किसी चीज़ को लेकर के। जैसे मान लो वो एक किसी अपने सोसाइटी को स्टडी कर रहा है, अपने रिलीजन को स्टडी कर रहा है सोसाइटी में, हिंदुज़म को। अब हिंदुज़म की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तो उसने बता दी मगर बुरी चीज़ें नहीं बता रहा, तो क्या क्लियर पिक्चर मिलेगी सोसाइटी को? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी सोशलाइजेशन बैरियर बन के आ गई कि एक्चुअल रिजल्ट जो मिल सकता था उसके वैल्यू प्रेफरेंस की वजह से वो एक्चुअल रिजल्ट लोगों तक नहीं पहुँचेगा। और जो भी ये रिजल्ट निकला वो साइंटिफिक तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके तो वैल्यू बायस हो चुके हैं यहाँ पे। समझे? ठीक है, जो साइंस होता है कैरेक्टराइज बाय एम्पेरिसिज्म, रैशनैलिटी और स्केप्टिसिज्म। एम्पेरिसिज्म बेसिकली जो भी वो बोल रहा है कुछ फैक्ट होने चाहिए। रैशनैलिटी बेसिकली रैशनल थॉट्स, रैशनल एनालिसिस की ज़रूरत है वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च। स्केप्टिसिज्म मतलब क्वेश्चन, डाउट। ठीक है, व्हाट क्लेम टू बी ट्रू, ऐसा नहीं है कि जो भी बोल दिया वो एक्सेप्ट कर लो, वो नहीं चाहिए। मतलब अंदर से सवाल पूछना कि हुआ है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ठीक है, ये होती है स्केप्टिसिज्म। तो बेसिकली ये चीज़ें थी साइंस। ठीक है, अब हम साइंस समझ चुके हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
वो है सोशियोलॉजी क्या साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो ये सोशियोलॉजी हमारे डिसिप्लिन के अंदर ये हमेशा से बहुत बड़ा डिबेट रहा है कि वेदर सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन और नॉट। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं अब। तो हमें इसका आंसर फाउंड करने के लिए दो स्कूल ऑफ थॉट समझने होंगे, पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम पॉजिटिविज्म से शुरू कर रहे हैं। तो पॉजिटिविज्म क्या है? बेसिकली एक फ़िलॉसफी है जो कि कंसिडर करती है कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ठीक है, पॉजिटिविस्ट जो हैं वो होल्ड करते हैं कि भैया हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। और ये जो शब्द है ना पॉजिटिविज्म, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, पॉजिटिव से, POSITIF, जिसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इम्पोज ऑन द माइंड बाय एक्सपीरियंस। मतलब कि वही नॉलेज मैं ट्रू मानूंगा जो कि बेस्ड होगा किस पे? सेंसरी एक्सपीरियंस और एम्पेरिकल एविडेंस के बेस पे होगा। ठीक है, कॉम्टे ने, जो कि हमारे फादर थे सोशियोलॉजी की, इन्होंने एक किताब लिखी थी, अ कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, जिसमें वो लिखते हैं कि जो हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं ना नेचुरल साइंस को स्टडी करने में वाइल कंडक्टिंग द सोशलॉजिकल रिसर्च, वही हम यूज़ कर सकते हैं। सेम साइंटिफिक मेथड हम सोशियोलॉजी में अपने डिसिप्लिन में यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी द सोसाइटी। ठीक है, अब कुछ मेन प्रिंसिपल्स देखते हैं पॉजिटिविज्म के। टोटल 4 है, एक ही करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है? यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड। मतलब जो भी हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं नेचुरल साइंसेज में, वही हम सेम अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइंस में भी। ठीक है, टू कंडक्ट द रिसर्च इन सोसाइटी और टू स्टडी द सोसाइटी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं? एक जनरलाइजेशन बिल्डअप करते हैं। ठीक है, और हम प्रेडिक्ट करते हैं इसमें आउटकम। हम जनरलाइजेशन इसी वजह से बिल्डअप कर पाते हैं क्योंकि हमें एक आउटकम प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या? एम्पेरिकली टेस्टेबल होना चाहिए। जो भी साइंटिफिक नॉलेज हो वो एम्पेरिकली टेस्टेबल होना चाहिए, जो हम वेरीफाई कर पाए कि एक्चुअल में सही भी है या नहीं। चौथा, जो भी रिसर्चर है, स्टडी कर रहा है, जो भी आउटकम हो ना, वो उसके वैल्यू बाइस से कर्नल्ड ना हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थी पॉजिटिविज्म की। जो हमारे फाउंडिंग फादर है कॉम्टे, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ क्वीन साइंस। मतलब साइंसों में भी सबसे ऊपर जो साइंस है ना वो सोशियोलॉजी है। और ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी है वो कुछ इनवेरिएबल लॉज से जुड़ी हुई है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन लॉज को? तो ये कहते हैं कि हमें कौन? सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ना अपने सब्जेक्ट मैटर को थिंग्स की तरह ट्रीट करें, जैसे कि नेचुरल साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो भी कलेक्ट करें एम्पेरिकल डाटा। ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उसको प्रोसेस करें, फिर आइडेंटिफाई करें क्या पैटर्न गवर्न करता है ह्यूमन बिहेवियर को। कॉन्टे ने एक और चीज़ बोली थी, जो भी सोशोलॉजिकल रिसर्च है ना वो कैरेक्टराइज होना चाहिए बाय ऑब्जेक्टिविटी। अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने? इस वजह से बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल बैकग्राउंड और द वैल्यू प्रेफरेंस ऑफ द रिसर्चर, जो भी एम्पेरिकल डाटा होगा वो लीड करेगा सारे रिसर्चर को टू द सेम कंक्लूजन। है ना, कि अगर भैया तुम अपना दिमाग और अपनी बुद्धि और अपना ओपिनियन कोई भी एक चीज़ पे मत लगाओ और साइंटिफिकली उसको स्टडी करो, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, चाहे मैं करूँ या कोई और करे। तो उनका मुद्दा ये था कि हम स्टडी कर सकते हैं सोसाइटी को साइंटिफिकली, अगर हम अपने वैल्यूज़ को बीच में ना लाए तो। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिविज्म। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं और समझते हैं एंटी पॉजिटिविज्म को, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को। तो एंटी पॉजिटिविज्म हम किसके थ्रू पढ़ेंगे? मैक्स वेबर के। मैक्स वेबर कहते हैं कि सोसाइटी को हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा स्टडी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली इनके कहने का मुद्दा ये है कि भैया, कॉम्टे कहते हैं कि चीज़ों को थिंग्स की तरह पढ़ो, मगर वो कहते हैं कि भैया जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेचुरल साइंस और सोशल साइंस कंप्लीटली डिफरेंट है। हम नेचुरल साइंस में चीज़ों को पढ़ते हैं, थिंग्स को, मगर सोशल साइंस में आदमियों को पढ़ते हैं, सोसाइटी। है ना, अनलाइक मैटर, मैन के पास कॉन्शियसनेस होती है। मतलब थिंग्स जो होती है ना, जैसे चीज़ें हैं, जैसे ये मेरे सामने एक चेयर पड़ी है, अगर मैं उसको पुश करूँ
तभी वो आगे होगी, अपने आप तो होगी नहीं। मगर कोई आदमी कोई चीज़ करता है तो उसके पीछे मीनिंग अटैच होता है, ठीक है। अब वो मीनिंग ना डिपेंड करता है उसके मूड पे, उसके सोशल बैकग्राउंड पे, काउंटर एक्टर पे, ठीक है। तो कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो हम दो चीज़ों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं जब उसका वो जो जबकि वो दोनों फंडामेंटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, है ना। तो इनका मुद्दा है कि हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते। और एक और चीज़, ये जो पॉजिटिविज्म कंसिडर करते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं लार्जली कंट्रोल्ड बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो ये जो एंटी पॉजिटिविज्म है वो कंसिडर करते हैं मैन हैज़ एजेंसी, मैन के पास खुद का दिमाग है, ठीक है। और बेसिकली ये फोकस करते हैं स्टडी द इंटरनल प्रोसेसेस, मतलब इमोशंस, मीनिंग, मोटिव ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये एग्जांपल देते हैं कि मान लो कोई चीज़ है, जैसे मैंने ब्यूटीफुल का, और मैंने ब्यूटीफुल अगर मदर को कहा तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी, वही मैंने ब्यूटीफुल अगर वाइफ या गर्लफ्रेंड को कहा, ठीक है, तो एकदम अलग मतलब होगा। तो ये कहते हैं जो ये साइंटिफिक अप्रोच है ना, ये सिर्फ कैप्चर करता ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी को, जो इंटरनल प्रोसेस और जो हिडन मीनिंग है वो कैप्चर नहीं करता आपका साइंटिफिक मेथड। तो इसलिए हम एक्चुअली में साइंटिफिक मेथड पे डिपेंड नहीं हो सकते टू स्टडी द सोसाइटी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे थे। फिर पॉजिटिविस्ट एम्फसाइज करते हैं कि भैया हमें जनरलाइजेशन और लॉज बनाने चाहिए जो कि हमें मदद करेंगे बेसिकली टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ह्यूमन बिहेवियर, जो भी एक ह्यूमन फॉलो करता है एक पैटर्न में, जो भी पैटर्न है। मगर एंटी पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि भैया ह्यूमन बिहेवियर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर एक ह्यूमन एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, सबके थॉट प्रोसेस, सबके सोचने के तरीके, सबके करने के तरीके डिफरेंट होते हैं एक दूसरे ह्यूमन से, ठीक है। तो हम जनरलाइजेशन बिल्ड ही नहीं कर सकते। तो ये यहाँ भी एंटी पॉजिटिविस्ट पॉजिटिविज्म को कहते हैं कि आप इस स्टैंड में भी गलत हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉजिटिविज्म एंटी पॉजिटिविज्म का स्कूल ऑफ थॉट का। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जब भी हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो इसमें जो पहली प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक चीज़ देखो, नेचुरल साइंस में एक्सपेरिमेंट जो होता है वो इंटीग्रल है टू द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। बट जो लैब टाइप कंडीशन होती है ना वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है सोशल साइंस में। क्यों पॉसिबल नहीं है? सोशल साइंस में हम स्टडी क्या करते हैं? सोसाइटी को। तो हम सोसाइटी को कैसे लैब में फ़िट करें? लैब तो छोटी सी होती है और सोसाइटी कितनी बड़ी है ना। तो हम डाल तो सकते नहीं है। अब क्या करें? तो हम इसका ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें हम लैब को सोसाइटी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। बट इसमें भी लूप होल्स हैं, ठीक है। लूप होल्स क्या हैं कि अब हम जब लैब को सोसाइटी की तरफ ले जाते हैं और सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो जो सोसाइटी है उसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं, हम सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम पूरे एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से नहीं चला सकते, ठीक है। दूसरा दिक्कत क्या हो सकता है कि जो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि हमें कभी कभी ये भी पता नहीं चलता कि इस वेरिएबल के कम या ज़्यादा होने की वजह से ये दिक्कत हुई है, ठीक है। फिर तीसरा दिक्कत क्या हो सकती है? एथिकल डिलेमा इन फील्ड एक्सपेरिमेंट पे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस। हम अब मान लो कि हमने फील्ड स्टडी कंडक्ट की डोमेस्टिक वायलेंस पे, हमें घर में क्या पूछने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बंदा हमें बता दे कि भैया वो करता है, ठीक है। तो कोई वैसे तो कोई नहीं बताता, है ना। तो तीसरा ये है। चौथा क्या होगा कि कुछ हम ऐसे प्राइवेट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तो वो भी हमें पता नहीं चलेगा कभी। तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट की ना कुछ लिमिटेशंस हैं। दूसरी दिक्कत क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन। नेचुरल साइंस में ना हम चीज़ों को स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करते हैं जिससे हमारी केस स्टडी इजी हो जाती है, और वो जो स्टैंडर्ड होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे मीटर, लीटर, सेंटीमीटर और वॉट, ठीक है। ये चीज़ें एकदम स्टैंडर्ड है, हर जगह सिमिलर चलती हैं, ठीक है। इसी की वजह से मैथ्स जैसा सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है।
मगर इन सोशोलॉजी हमारे डिसिप्लिन में भैया इनरिच तो है, मगर इनरिच किस में है? थ्योरीज में है, कॉन्सेप्ट में है, मेथोडोलॉजी में है। क्या स्टैंडर्डाइजेशन है? नहीं है। ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन ना होने की वजह से बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है तो एम्पिरिकली स्टडी करने में कोई भी टॉपिक या कोई भी रिसर्च वर्क, है ना, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। जो प्रोसेस होता है, जो भी डाटा निकल के आया उसको जनरेट करना, उसको फिर समझना बहुत मुश्किल होता है अगर स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट नहीं होता हम पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये पूछे कि भैया आज के समय में रिलीजन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप कैसे बताओगे? हम नहीं बता सकते क्योंकि कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है इसको समझाने के लिए। दूसरी दिक्कत ये होगी। तीसरी क्या है? जनरलाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन। एंटी पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं? हर एक ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट होता है, सारे ह्यूमन सेम नहीं है, इस वजह से हम जनरलाइजेशन फार्मूलेट नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर अब्यूज़ ज़्यादा होगा तो ब्रेकडाउन कम होगा, मतलब कि पति पत्नी में अगर पति बार बार ढंग से बजा के रखेगा तो डिवोर्स रेट कम होते हैं, ऐसा स्टैटिस्टिक में है, मतलब मैं नहीं कह रहा भाई। ठीक है। मगर अमेरिका में जितना ज़्यादा अब्यूज़ होगा उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन चल रहा है वहाँ तो इंडिया के हिसाब से। तो ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं डिफरेंट उसमें, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सिमिलर हो। ठीक है। चौथा क्या है? प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि वैल्यू फ्री सोशोलॉजी, जो रिसर्चर है वो वैल्यू फ्री करे अपने रिसर्च को, अपने वैल्यूज से बायस ना कर दे, कलर ना कर दे रिसर्च वर्क को, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो जो रिसर्चर है इसी सोसाइटी में बड़ा हुआ है, तो इसी सोसाइटी की वैल्यूज़ इनकलकेट की है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अपने आप को वैल्यू फ्री रख पाना, कि अपने रिसर्च वर्क को एकदम तरीके से ले जाना बिना अपने प्रेफरेंसेस को डाले हुए। ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं, ये हैं प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।